Welcome back, students. And for those who are new to this channel, I actually make these videos where I teach lessons from macroeconomics and microeconomics. Now, talking about the today's lesson, I have actually comprehended it, and it's about how the government spending can influence the interest rate, the investment, and the output, or otherwise known as the aggregate demand, denoted by Y, and how it can also influence the money market, which is actually the LM curve. And what is the crowding out effect? We'll also be talking about how the increase in the Y, which is the output or the aggregate demand, due to the government expenditure is not as much as projected. मतलब कि जितना वो expected है वो उतना नहीं होता, तो उसकी reasons क्या है? आज की lesson में हम ये सारी चीज़ें को cover करेंगे इंशाल्लाह. Now to explain this first point, we'll be drawing this graph. So इसकी y axis पे interest rate है, x axis पे output है, aggregate demand है, और employment भी हम इसको कहते हैं. सही है. So this y actually represents many things. सही है. अब क्या होता है कि this negatively sloped is actually IS curve, and this positively sloped is LM curve. IS curve, it actually represents the goods market. The goods market. सही हो गया. And LM curve represents the money market. This I stands for investment, S stands for saving, L stands for liquidity of the money market या money. अब क्या है कि यहाँ पे जो point है, this actually represents the general equilibrium point. यहाँ पे जो हमारे साथ output है, that is the optimal, and the I is also interest rate. अब जनरल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जनरल इक्विलिब्रियम इज जब हम कहते हैं कि बहुत सारे जो हमारे साथ मार्केट्स होते हैं इकोनॉमी में, दे आर एट इक्विलिब्रियम, और इन अदर वर्ड्स वी से कि जब हमारे साथ द डिमांड इन द इकोनॉमी इज इक्वल्स टू द सप्लाई, or we can also say that aggregate demand is equals to the aggregate supply. अब ये जो हमने अभी ग्राफ ड्रॉ किया है, इसको हम एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल भी कहते हैं. अब यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड को कौन सी चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही है और एग्रीगेट सप्लाई को कौन सी चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही है, अब हम उसको पढ़ते हैं थोड़ा सा. एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है. मैंने इसके बारे में एक दूसरी वीडियो भी बनाई है, सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, ताकि आप लोगों को बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो इस बारे में कि ये IS कर्व कैसे होता है, कैसे ये बनता है, और LM कर्व फिर कैसे आता है, फिर इनके दरमियान में इक्विलिब्रियम कैसे इस्टेब्लिश होता है. सही हो गया. अब मैं इस वीडियो में बहुत ब्रीफली समझा रही हूँ. तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है यहाँ पे, एग्रीगेट डिमांड, this actually is the LM market and the IS, मतलब कि मनी मार्केट and the goods market, goods और services market we can say. तो अब क्या होता है कि जो मनी मार्केट और गुड्स मार्केट है, this actually make up this aggregate demand in the economy. और एग्रीगेट सप्लाई कौन सी चीज़ बनाती है? एग्रीगेट सप्लाई वो बनाती है हमारे साथ लेबर मार्केट. दिस इज labor market. Aggregate supply is made by the labor market. अब aggregate supply यहाँ पे कौन सी चीज़ है? This is actually this Y. क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बोल दिया था कि जो Y है, this actually represents the output, the aggregate demand, and also the employment. सही हो गया. सो ये वाई जो है हमारे साथ एम्प्लॉयमेंट भी शो करता है, और एम्प्लॉयमेंट इज़ व्हाट? एम्प्लॉयमेंट इज दिस लेबर मार्केट. सो मतलब कि अगर हम इसको ऐसे करके एक्सटेंड करें, सो वी कैन से दैट दिस इज द एम्प्लॉयमेंट, और इन द वर्ड्स यू कैन से दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट. आई नो आप लोगों को चीज़ें लाइक अब समझ नहीं आ रही होगी, और मे बी आ रही होगी, लेकिन बट स्टिल आई हैव टू से कि आप इस वीडियो को देखने से पहले आप दूसरा वीडियो देख लें, ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाए. Now coming back to the main topic,
It's actually how the government spending influence the interest rate, investment and the output or the aggregate demand. So actually जो होता है कि जब भी हमारे साथ गवर्नमेंट स्पेंडिंग या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है। अब ये इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज की वजह से जो आईएस कर्व है इसमें शिफ्ट आएगा। अब शिफ्ट कौन सी तरफ आएगा? इट विल बी टुवर्ड्स दिस साइड। हम कहेंगे राइट वर्ड की तरफ एक शिफ्ट आएगा ड्यू टू द increase in the investment and that is because of the increase in the government spending. अच्छा अब क्या होता है कि जो जनरल इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो उसमें मूवमेंट आ गई, सही है। और अब जो हमारे साथ इंटरेस्ट रेट है दिस विल बी I1 एंड जो न्यू हमारे साथ आउटपुट होगा दिस विल बी Y1 फ्रॉम Y स्टेरिक टू Y1। अब जो आई में इंक्रीज आया है वो क्यों आया है? वो इस वजह से आया है कि जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है तो वो एक्चुअली मोस्ट ऑफ द केसेस वो इस तरह होता है कि वो बैंक से, स्टेट बैंक से वो उन्होंने लोन लिया होता है। सो उसकी वजह से जब वो लोग लोन लेते हैं, स्टेट बैंक से वो लोग पैसे लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि उसकी वजह से वो ज़्यादा जब भी लोन ज़्यादा लोग लेते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में फिर क्या होता है कि जो स्टेट बैंक है दैट इंक्रीजेज द इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट तो इंक्रीज हो गया तो इसकी तो अब हमें समझ आ गई कि इसमें इंक्रीज क्यों आया। अब ये जो LM कर्व है इसमें मूवमेंट क्यों आई है? दिस मूवमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, ये क्यों आई है? अब ये इस वजह से आई है कि जब हम कहते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से IS कर्व जो है वो शिफ्ट हो गया, मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट है दैट इंक्रीजेस। सो जो हमारे साथ अब ये जो y है और द एग्रीगेट डिमांड जो कि ये y है, दिस रिप्रेजेंट्स द एग्रीगेट डिमांड। तो हम कहते हैं कि इसके जो कंपोनेंट्स है दैट आर एक्चुअली कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्रीज आएगा तो इसमें इंक्रीज आएगा, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज आएगा तो इसमें इंक्रीज आएगा, कंजम्पशन में इंक्रीज आएगा तो इसमें इंक्रीज आएगा। तो जैसे ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट में भी इंक्रीज आया, तो इस वजह से जो वाई है, जो हमारे साथ एग्रीगेट डिमांड है, वो शिफ्ट हो गया वो इंक्रीज हो गया टूवर्ड्स द Y1। अब हम कहते हैं कि जब भी हमारे साथ Y इंक्रीज आता है तो उसकी वजह से ट्रांजैक्टरी डिमांड ऑफ मनी, ट्रांजैक्टरी मनी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ट्रांजैक्टरी मनी डिमांड एक्चुअली वो डिमांड ऑफ मनी होती है जो कि इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन द वाई, मतलब कि इनकम में इंक्रीज जब जैसे ही आता है तो उसकी वजह से हमारे साथ ट्रांजैक्टरी डिमांड ऑफ मनी में भी इंक्रीज आता है। सही हो गया। जो हमारे साथ डेली नीड्स को रिप्रेजेंट करती है, आपको डेली नीड के लिए पैसे चाहिए होते हैं, सो यू रिक्वायर दिस काइंड ऑफ मनी। जैसे ही वाई इंक्रीज होता है ट्रांजैक्टरी डिमांड ऑफ मनी इंक्रीज होता है। और हम कहते हैं कि मनी मार्केट में दो चीज़ें, मनी मार्केट में दो चीज़ें हैं, द वन इज़ मनी डिमांड एंड द अदर इज़ मनी सप्लाई। अब अगर हम चाहते हैं कि इनके दरम्यान में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाए, सो द मनी डिमांड शुड बी इक्वल टू द मनी सप्लाई। अब ये था कि यहाँ पे जो पॉइंट था यहाँ तक, तब तक तो ये बात वैलिड थी, द मनी डिमांड वॉज इक्वल टू द मनी सप्लाई। लेकिन अब क्या हो गया, जैसे ही ये वाई इंक्रीज हो गया और हमने अभी तक, फॉर एग्जांपल हमने अभी तक मूवमेंट नहीं किया, हम यहीं पे वाई इंक्रीज हो गया, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे साथ मनी डिमांड है दैट एक्सीड्स द मनी सप्लाई। सही होगा वो क्यों? क्योंकि वाई इंक्रीज हो गया। अब मनी डिमांड इंक्रीज हो गया है फ्रॉम द मनी सप्लाई, तो क्या हो गया, ये जो हमारे साथ इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश था पहले, ये डिस्टर्ब हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस तरह फैक्टर्स को हम इम्प्लीमेंट वो करेंगे कि जिसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम वापस इस्टेब्लिश हो जाए। अब जो हमारे साथ एक बात है कि मनी डिमांड जो है वो एक्चुअली 3 टाइप्स की होती है। एक ट्रांजैक्टरी मनी डिमांड, दूसरी हमारे साथ स्पेक्युलेटरी मनी डिमांड, और तीसरी जो है वो प्रिकॉशनरी मनी डिमांड। अब स्पेक्युलेटरी मनी डिमांड इज़ एक्चुअली आप जब अपने साथ मनी स्टोर करते हो, आप अपने साथ लिक्विडिटी जो हम बोलते हैं वो आप रखते हो, मनी स्टोर करते हो,
सो जब भी लाइक किसी को ज़रूरत होती है तो आप ग्रेटर बेनिफिट के साथ आप उसको दे सकें। अब क्या होता है कि जो स्पेकुलेटरी मनी डिमांड, जो कि हमने बोला कि दिस इज मनी स्टोरिंग, आप अपने साथ मनी रखते हो, तब ये होता है कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो ये जो स्पेकुलेटरी मनी डिमांड है इसका एक्चुअली इंटरेस्ट रेट के साथ नेगेटिव रिलेशन है। दिस इज एक्चुअली नेगेटिव प्रोपोर्शनल टू द इंटरेस्ट रेट। सही हो गया? तब क्या होता है कि जैसे ही हमारे साथ इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से स्पेकुलेटरी मनी डिमांड जो है उसमें डिक्रीज आएगा। तो ये स्पेकुलेटरी मनी डिमांड जो है इसमें डिक्रीज आ गया तो उसकी वजह से क्या होगा, जो पहले हमारे साथ ये वाली सिचुएशन थी वो दोबारा ये सिचुएशन बन जाएगी। सही हो गया? तो मतलब कि ये जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से मनी मार्केट में डिस्टर्बेंस आई थी वो दोबारा से वो जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ था वो रीअटेन हो गया बाय दिस प्रोसेस कि हमारे साथ जो मनी डिमांड था वो हमारे साथ स्पेकुलेटरी मनी डिमांड जो थी वहाँ से डिक्रीज हो गई ड्यू टू द इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, और दोबारा ये जो इंटरेस्ट रेट था वो रीस्टैब्लिश हो गया। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि यहाँ पे मूवमेंट हो गई। सही हो गया? अच्छा, जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स थे वो तो कवर हो गए कि कैसे इंटरेस्ट रेट इन्फ्लुएंस होता है इन्वेस्टमेंट एंड एग्रीगेट डिमांड, और कैसे हमारे साथ मनी मार्केट में भी इन्फ्लुएंस आता है एलिमेंट्स में। सही हो गया? अब थर्ड जो पॉइंट है दिस इज द क्राउडिंग आउट इफेक्ट। अब हम कहते हैं कि जब भी हमारे साथ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज में उसमें इंक्रीज आता है सो वी से दैट कि उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, और साथ में हमारे साथ जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्रीज हो जाती है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाती है। अब ये तो आफ्टर इफेक्ट है, ये वाला इंटरेस्ट रेट नहीं है, तो आफ्टर इफेक्ट है। सही है? अच्छा, अब क्या होता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं दिस डज नॉट इंक्लूड द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स। एक तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स होती है, एक तो लाइक गवर्नमेंट या पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स होती है। सही हो गया? तो अब क्या होता है कि ये जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स है उसमें इंक्रीज नहीं आता। अब वो क्यों नहीं आता? क्योंकि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स है दे आर रिलेटेड टू दिस इंटरेस्ट रेट। जो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होती है दे एक्चुअली इन्वेस्ट मनी जो कि वो बोरो करती है फ्रॉम द बैंक, और उस पर उनको इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। तो जैसे ही ये इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा so they will stop or in case like decrease the taking of the loan from the banks। सही होगा? तो जब लोन्स में डिक्रीज आएगा वो लोन्स लेना कम कर देंगे तो फिर क्या होगा कि ये जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वो पहले कर पा रहे थे अब उसमें डिक्रीज आ जाएगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में डिक्रीज आ जाएगा। तो एक्चुअली जो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे होते उसमें हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड नहीं कर रहे होते, उसमें हम सिर्फ पब्लिक और द गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को हम के बारे में हम बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो मैंने ग्राफ बनाया था, अगर एक्चुअली में हम इस वाले पॉइंट को अगर हम एक्सटेंड करें, ये जो पहले वाला हमारे साथ आइस्टेरिक था अगर उसको हम एक्सटेंड करें तो जो हमारे साथ प्रोजेक्टेड आउटपुट होना चाहिए था वो इतना होना चाहिए था। सही हो गया? y1 वाइस्टेरिक से लेकर y2 तक, लेकिन एक्चुअली में कितना हुआ वाइस्टेरिक से लेकर y1 तक। अब ये क्यों हुआ? ये इस वजह से हुआ क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो हमारे साथ थी उसमें डिक्रीज आ गया। फॉर इंस्टेंस अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हम एक्सक्लूड कर दें तो इतना 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 जो है हमारे साथ आउटपुट में इंक्रीज आना चाहिए था, क्योंकि हम बोलते हैं कि ना कि जैसे ही इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज आता है तो उसकी वजह से वाई में भी इंक्रीज आता है, उतना ही इंक्रीज लाइक वाई में आता है। तो जो वाई में इंक्रीज आ गया अगर हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एक्सक्लूड कर दें तो वाई में जितना इंक्रीज आया वो इतना आया। लेकिन अब अगर हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड कर दें तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में तो डिक्रीज आया है, तो मतलब कि ये जो y2 है वो वापस में यहाँ तक शिफ्ट हो जाएगा y1 तक। तो हम बोलते हैं कि जो हमारे साथ एंड दिस फिनोमिना इज एक्चुअली कॉल्ड क्राउडिंग आउट इफेक्ट, कि जब हमारे साथ इन्वेस्टमेंट जो है
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो एक्चुअली क्राउड करती है, काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट के जो इफेक्ट है उसको कम करती है। सो उसको हम बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। अब तीसरा जो पॉइंट है ये भी तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया, और साथ में मैंने ये वाला पॉइंट भी क्लियर कर दिया कि जो इंक्रीज इन वाई है दैट इज नॉट एज मच एज प्रोजेक्टेड और एक्सपेक्टेड और फोरकास्टेड। सही हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट माई लेक्चर। इफ़ यू फील लाइक कि आप लोगों को कहीं पे भी कोई टॉपिक समझ नहीं आया, कोई चीज़ कोई और टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊं, सो प्लीज़ डू कमेंट and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.